मैं एक बार फिर से आपके सामने एक सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। ये घटना है जूही अंसारी की, जिसे दुनिया जूही अंसारी मर्डर केस के नाम से जानती है। जूही अंसारी मर्डर केस दिल्ली के इलाके में कचरे के ढेर पर पड़ा बॉक्स और उसमें रखी लड़की की लाश के साथ अलग अलग कटे हुए टुकड़ों की एक खौफनाक कहानी, जिसने कि उस दिन सारे के सारे रिश्तों और इंसानियत पर से एक पल में भरोसा उठा दिया। जरा आप भी सोचें, वो इंसान किस हद तक बेरहम होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, और कार्टून में बंद उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जिसके साथ ये दिल को कचोड़ देने वाली घटना हुई होगी। तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए दिल को थाम कर बैठ जाइए रिश्तों का गला घोट देने वाली इस कहानी को सुनने के लिए। इस घटना को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ये कहानी भारत का दिल कहे जाने वाले दिल्ली की है। दिल्ली में सरिता विहार नाम करके रिहायशी इलाका है। इसी इलाके के आसपास काफ़ी खाली प्लॉट पड़े होते हैं। अधिकतर जगहों की तरह इन खाली प्लॉट पर भी कूड़ा, कचरा और गंदगी पड़ी हुई है, और यही एक कचरे का बड़ा सा ढेर होता है। 21 जून सोमवार के दिन सुबह सुबह जब सरिता विहार इलाके के लोग इस कचरे के आसपास से गुजरते हैं तो उन्हें वहां पर बड़ी ही गंदी बदबू आती है, और एक कार्टून बॉक्स और प्लास्टिक का बैग पड़ा हुआ भी नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कचरे के ढेर पर इस तरह की चीजें पड़े होना तो आम बात है। तो जी हाँ, ये आम बात तो है, लेकिन आसपास से गुजरते हुए लोगों को उस बॉक्स में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ये चीज लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही थी। ये चीज लोगों को पुलिस को कॉल करने के लिए मजबूर कर देती है। अब कुछ ही मिनट के अंदर सरिता विहार इलाके की पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और उस बॉक्स को ओपन करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि ये आखिरकार बंद बॉक्स में क्या है, जिसमें से एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। चंद मिनटों में पुलिस बॉक्स खोलती है और जैसे ही अंदर का नज़ारा उन्हें दिखाई देता है, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वहां आसपास खड़ी भीड़ वो मंजर देखकर दूर ही भागने लग जाती है। दरअसल कचरे के ढेर पर पड़े उस बॉक्स में लाश पड़ी मिलती है, और लाश भी नॉर्मल लाश नहीं, टुकड़ों में कटी हुई और प्लास्टिक और चावल की बोरियों में पैक करके उस ढेर पर फेंकी गई, और उस लाश के हाथ और पैर, सर और धड़ को अलग अलग करके हर अलग अलग बैग्स में बंद किया हुआ था। बाकी कटे हुए कुछ टुकड़े पॉलिथीन बैग में भी थे, और इन सबको कूड़े के कचरे के ढेर पर फेंका हुआ था। अब पुलिस लाश के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन उस लाश का चेहरा इतना खराब हो चुका था कि उसके चेहरे से पहचान करना तो नामुमकिन सा था। लेकिन हाँ, बॉडी की शेप से पुलिस इतना ज़रूर पता लगा लेती है कि ये लाश एक लड़की की है। सबसे पहले पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या कोई इस लाश को पहचानता है, लेकिन पहचानना तो दूर, लोग उसे देखकर दूर ही भाग रहे थे, क्योंकि वो लाश देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। यहाँ तक कि अब पुलिस वालों को भी ये सब देखकर हाथ पैर कांपने लग गए थे, क्योंकि आखिरकार वो भी इंसान ही हैं। अब तो ये साफ सा था कि मामला कत्ल का है, इसलिए पुलिस लाश को उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद अपनी जांच शुरू करती है। इस केस में पुलिस एकदम 0 लेवल पर थी, क्योंकि पुलिस को ना तो उस लड़की का नाम मालूम था और ना ही पता। पुलिस के पास जो था वो एक बैग और बॉक्स और उसमें रखे उस लड़की के टुकड़े, और कुछ सवाल कि अगर ये कत्ल है तो कातिल कौन है, और उसने कत्ल आखिर क्यों किया और कैसे किया होगा। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट करे। तभी पुलिस की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें उस लड़की की लाश मिली थी। उस कार्टून बॉक्स पर कुछ स्टिकर्स, एक कोड और एक कुरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस को एक उम्मीद सी मिल जाती है कि शायद यहाँ से कोई सबूत मिल जाए और वो कातिल तक पहुँच सके। उस बॉक्स पर जिस कुरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था, दरअसल वो कंपनी गुड़गांव की थी।
इसके बाद पुलिस तुरंत गुड़गांव उस कंपनी के हेड ऑफिस में पहुंचती है और उस बॉक्स की तस्वीर वहां के मैनेजर को दिखाती है और पूछती है कि क्या इस तरह के बॉक्स क्या तुम्हारी कंपनी से ले गया था कोई। और मैनेजर उस बॉक्स को देखते ही पहचान लेता है और जवाब में कहता है, इसी तरह के बॉक्स में हमारी कंपनी से जुड़े एक कस्टमर ने कुछ साल पहले यूएई से कुछ सामान मंगवाया था। अब पुलिस को एक उम्मीद नज़र आती है और उनको लगने लगता है कि अगर उस कोरियर वाले कस्टमर का पता चल जाए तो उसके बाद हम कातिल के पास बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। पुलिस उस कंपनी के मैनेजर से नाम और पता पूछती है तो उस कंपनी वालों ने उस कस्टमर का नाम जावेद अख्तर बताते हैं। जावेद अख्तर तो इस नाम को आखिर तक याद रखिएगा क्योंकि ये वो शख्स है जो पूरे केस को कहां से कहां ले जाता है। पुलिस की एक टीम फौरन जावेद अख्तर के ठिकाने अलीगढ़ पहुंचने की तैयारी करती है। साथ ही साथ पुलिस की एक और टीम उस लड़की के पहने हुए कपड़े और जिस चावल की बोरी में टुकड़ों को पैक किया गया था उसे लेकर आसपास की मार्केट में पूछताछ के लिए निकलती है। इस दौरान करीब 100 से भी ज़्यादा कपड़े और चावल की दुकानों पर पूछताछ करती है, लेकिन वहां से तो कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगती है। उसी दौरान पुलिस की एक टीम जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंचती है और इत्तेफाक से जावेद अख्तर भी पुलिस को अपने घर पर ही मिल जाता है। पुलिस वहां जावेद को बॉक्स की तस्वीर दिखाती है और जावेद तस्वीर को देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि ये बॉक्स आज से 3 साल पहले मैंने यूएई से मंगवाया था। और उसकी बात सुनकर पहले तो शक जावेद पर जाता है, हो सकता है कि जावेद ने ही कत्ल किया हो, लेकिन इसी बीच जावेद एक और बात कह देता है। जावेद कहता है कि जब मैंने इस बॉक्स में से चीज़ें निकाल ली थी तो उसके बाद मेरे पास पड़े खाली बॉक्स कुछ नौकरानी को दे दिए थे। बचे हुए बॉक्स शाहीन बाग में मौजूद उसी के एक और एक्स्ट्रा मकान में रख दिए थे और उस मकान को उसने किसी को किराए पर दिया हुआ था। पुलिस की तफ्तीश की ये घड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, इसलिए पुलिस जावेद को उस मकान में लेकर जाने को कहती है जहां पर वो एक बॉक्स और किराएदार लड़के रहते हैं। इसके बाद पुलिस जावेद समेत शाहीन बाग उसी पते पर पहुंचती है जहां उसका मकान था, जिसे जावेद ने एक इंजीनियर लड़के को दिया हुआ था जिसका नाम था साजिद अंसारी और उसके परिवार को किराए पर दे रखा था। लेकिन जैसे ही पुलिस उसके मकान के दरवाजे पर पहुंचती है, पुलिस को नजर आता है कि उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और आवाजें देने पर भी कोई बोल नहीं रहा है। और यही पुलिस की शक की सुई साजिद अंसारी पर बहुत ही तेजी से जाने लगती है क्योंकि साजिद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ और एक भाई के साथ घर से गायब था। और जब इसके बारे में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि साजिद ने तो ये घर छोड़ दिया है और अब वो कहीं और रहेगा क्योंकि वो 2-3 दिन से घर छोड़ने की बात कर रहा था। अब यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि साजिद ने जाते वक्त ये नहीं बताया कि वो कहाँ जाकर रहेगा। यहाँ तक कि जाते जाते वो धोबी और किरियाना सहित काफ़ी लोगों के पैसे चुकाकर चला गया था। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि शायद साजिद अंसारी ने ही कत्ल किया हो और साथ ही कत्ल करने के बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ भाग गया हो। 1 घंटे तक पुलिस साजिद के बारे में आसपास पूछताछ करती रहती है और इसी बीच उन्हें जानकारी हाथ लगती है कि साजिद का बड़ा भाई हसमत अली अंसारी भी शाहीन बाग में ही पास के ही थोड़ी दूर बगल वाली गली में ही रहता है। अब पुलिस को किसी भी हालत में कातिल का पता लगाना था, इसलिए वो बिना देर किए साजिद के बड़े भाई के घर जाती है और इत्तेफाक से पुलिस के घर पहुंचते ही हसमत अली और साजिद अंसारी भी दोनों वहीं घर में एक साथ मिल जाते हैं, जो कि पुलिस को एक सोने पर सुहागा था। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन की कड़ी एक बॉक्स से जुड़ते जुड़ते साजिद तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि साजिद ही कातिल है। अगर नहीं तो वो जावेद अख्तर के किराए के मकान को अचानक से परिवार सहित गायब क्यों हो गया है, वो भी आसपास पड़ोस को बिना बताए। तो अगर साजिद ही कातिल है तो इस लड़की से उसका क्या रिश्ता था और उसने इस लड़की को क्यों मारा होगा।
अब सवाल तो काफ़ी थे, लेकिन धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, पुलिस साजिद से सवाल जवाब करती है, साजिद से, लेकिन उसका भाई उस लड़की और उसके 7 टुकड़े वाली बात के साथ साफ इनकार कर देते हैं और पुलिस को अपनी झूठी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उस किराए वाले मकान को छोड़ देने वाली बात को भी महज इत्तेफाक ही बताते हैं। लेकिन पुलिस अब तो उनके चेहरे का हाव भाव देखकर समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद पुलिस उस बॉक्स की तस्वीर साजिद और उसके दोनों भाइयों को दिखाती है और वो देखते ही साजिद के पसीने छूटने लगते हैं और जुबान भी लड़खड़ाने लगती है और थोड़ी सी शक्ति दिखाते ही साजिद सब कुछ कबूल कर लेता है। कहता है, हाँ, वो बॉक्स मैंने ही ले जाकर फेंका था और वो कत्ल भी मैंने ही किया था, और जिसका कत्ल मैंने किया था वो और कोई नहीं, मेरी 27 साल की बीवी जूही अंसारी थी, जिसे कि पहले मैंने उसे मारा, उसके बाद मैंने और मेरे भाइयों ने उसके टुकड़े किए और बॉक्स में पैक किए और बॉक्स को 20 जून की रात को ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, पुलिस को उस लड़की यानी जूही के कातिल मिल चुका था, जो कि खुद उसका पति था। लेकिन इसके बाद हर किसी के जहन में एक सवाल था कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जो अपनी पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत दी होगी। 22 जून मंगलवार को लाश मिलने के एक दिन बाद साजिद और उसके दोनों भाइयों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद साजिद अपना बयान देता है और पूरी वारदात के बारे में पुलिस को साफ साफ बताता है और शुरू से अपनी कहानी बताना शुरू करता है। तो दोस्तों, पुलिस को सच्चाई जानने के लिए कुछ साल पीछे जाना होगा, जहां से वो पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो साल था 2014। तो बिहार में रहने वाली 20 साल की जूही के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो वो लड़का और कोई नहीं, साजिद अली अंसारी होता है। तो ना तो वो साजिद को जानती थी, ना उसे कभी देखा था। ये कह सकते हैं कि जूही की किस्मत थी कि वो पहली ही बार में साजिद का असर उस पर इस प्रकार होता है कि वो कुछ ही दिन में साजिद की दीवानी हो जाती है और देखते ही देखते साजिद और जूही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों के प्यार के बारे में घर वालों को पता लगता है तो दोनों के बीच धर्म आकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, वो ही हिंदू और मुस्लिम वाला धर्म, क्योंकि जूही हिंदू परिवार की थी और साजिद मुस्लिम। तो जाहिर सी बात है कि जूही का परिवार शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन जूही तो साजिद में ही अपनी पूरी दुनिया नजर आ रही थी, इसलिए वो दोनों अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं और अपने अलग से ठिकाने पर रहने लगते हैं। तो जो साजिद का था वो मिडिल क्लास फैमिली से था और उसने इंजीनियरिंग की डिग्री भी की हुई थी, फिर भी वो बेरोजगार सा था। जूही एक अच्छे परिवार से थी। शादी के बाद बेरोजगारी की वजह से दोनों के खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे, इसलिए दोनों ने दिल्ली जाने का फैसला किया और ये शादी के 1 साल बाद तो दिल्ली के एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश करने लगते हैं। तो अब अभी साजिद को कोई ऑफिशियल वर्क नहीं मिल पाता, इसलिए वो दोनों छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। अब ये सिलसिला चलता है। इसी बीच उसके 2 बेटे होते हैं। साजिद के लिए परिवार खर्च बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से साजिद और उसका परिवार बहुत ही बुरे तौर से गुजर रहा था और उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी कि अब दोनों मियाँ बीवी के बीच रोज झगड़े हुआ करते थे। इसी बीच साजिद किसी और लड़की के प्यार में पड़ जाता है और ये बात कुछ ही दिन बाद जूही को मालूम पड़ जाती है। तो उसके बाद तो मानो घर में पैसों और साजिद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कहासुनी हुआ ही रही, जिससे कि साजिद जूही से तंग आ चुका था। तो इसी दौरान वो जूही को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे, क्योंकि एक तरफ बच्चे, बीवी और परिवार था और एक तरफ पैसों की तंगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। साजिद के साथ रह रहा उसका भाई शाहीन बाग में रह रहे अपने एक और भाई हसमत अली के घर जाते हैं। तो फिर ये तीनों मिलकर जूही को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं।
प्लानिंग के हिसाब से सबसे पहले तैयारी 20 जून से पहले ही साजिद आसपास के लोगों का सारा कर चुका देता है और कहता है अब 1-2 दिनों में मैं मेरा परिवार किराए का मकान छोड़कर कहीं और रहने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वो किसी को ये नहीं बताता कि वो कहाँ रहेगा। दोस्तों, अब उस वक्त साजिद और जावेद अख्तर के मकान में रह रहे थे, जिसने उस बॉक्स को यूएई से मंगवाने के बाद कुछ खाली बॉक्स को अपने शाहीन बाग वाले मकान में रखवा दिए थे और उसी मकान में जूही का कत्ल भी हुआ था। 20 जून संडे का दिन, वो दिन जिसके बारे में जूही को जरा भी खबर नहीं होती थी कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। संडे के दिन सुबह ही साजिद मार्केट से मांस काटने वाला बड़ा सा छुरा लेकर आता है और घर में लाकर रख देता है और इसके साथ ही साजिद अपने दोनों बच्चों को सुबह ही अपने भाई हसमत अली के घर छोड़ देता है। अब जूही के कत्ल की पूरी तैयारी हो चुकी थी और अब साजिद को सिर्फ रात होने का इंतजार था और जैसे ही रात होती है साजिद घर के अंदर आता है और देखता है कि उसकी बीवी एकदम शांत बैठी हुई है। इसीलिए वो आगे आकर अचानक ही अपनी बीवी को अनाप शनाप बोलना शुरू करता है और इसी बात पर जूही भी अपनी मौत को बुलावा देने के लिए खड़ी हो जाती है। और जब दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता, इस बात से जूही बिल्कुल बेखबर थी कि साजिद का अचानक से आकर झगड़ा करना उसकी एक चाल है और यहाँ साजिद तो इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब जूही आगोश में आए और कब मैं इस पर हमला करूं। इतने में साजिद और जूही के पास जाकर दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर जूही का गला दबाने लगता है और उसे फर्श पर पटक कर तब तक गला दबाया जाता है कि जब तक उसकी जान ना निकल जाए। और बस तब क्या था, इसी दौरान जूही की मौत हो जाती है। इसके बाद साजिद चेक करता है कि जूही पूरी तरह से मरी है या नहीं और चेक करने के बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसके बाद रात में ही साजिद अपने दोनों भाइयों को कॉल करता है और वो घर बुला लेता है और कुछ ही देर में दोनों भाई साजिद के पास पहुंचते हैं और लाश को ठिकाने लगाने में लग जाते हैं। साजिद और उसके भाइयों ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था कि जूही को कैसे कैसे मारना है और उसके बाद उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाना है और वो तीनों ठीक वैसे ही करते हैं। पहले तो वो जूही की लाश को उठाकर वॉशरूम में ले जाते हैं। साजिद अपने भाई को वो चाकू लाकर देता है जो कि उसने पहले ही लाकर रख लिया था और कहता है कि इस लाश के टुकड़े कर दो और फिर इश्तिका साजिद से वो चाकू लेता है और जूही के सर, धड़ और पैर हाथों को टुकड़ों में काट देता है और जूही के चेहरे को छुरी से बुरी तरह से डैमेज कर देता है ताकि उसकी लाश को कोई पहचान ना सके। उसके बाद साजिद उसी मकान में पड़े कार्टून बॉक्स में से बॉक्स और अपने पास से एक बैग लाता है। तो पहले तो लाश के टुकड़ों को चावल के बोरे में अच्छे से बांध लेते हैं और उसके बाद ऊपर प्लास्टिक को अच्छे से लपेटकर बॉक्स में बंद कर देते हैं। उन्होंने उस लाश को इस तरह से पैकिंग किया कि खून के एक कतरा भी बॉक्स से बाहर नहीं आता। सारी तैयारी के बाद साजिद अपने भाई हसमत को गाड़ी लाने के लिए कहता है। तो इसी दौरान हसमत अपने दोस्त की कार को कुछ जरूरी काम कहकर उसी की अर्टिका कार ले आता है और फिर रात में ही तीनों मिलकर बॉक्स को कार में रखते हैं और साजिद काफी देर तक उस लाश को सरिता विहार और आसपास घुमाता रहता है। लेकिन रात में कुछ लोगों की हलचल की वजह से लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता, इसलिए कुछ देर के इंतजार करने के बाद साजिद दिल्ली में सरिता विहार के पास में ही खोखला नाम के एरिया में पड़े एक खाली प्लॉट में पड़े कचरे के ढेर पर अपनी बीवी की लाश को फेंक देता है और वहां से वापस रवाना हो जाता है। साजिद जब तक घर पहुंचता है तब तक साजिद के दोनों भाई वॉशरूम के अंदर का पूरा खून और बाकी सबूत मिटा चुके होते हैं और इस तरह से साजिद ने अपनी बीवी जिससे उसने प्यार किया और शादी की थी उसका एक ही रात में नामो निशान मिटा देता है। लेकिन साजिद की इतनी साजिशों के बाद भी पुलिस के शातिर दिमाग की इन्वेस्टिगेशन से नहीं बच पाता है। साजिद पूछताछ में बताता है कि जब उसका भाई उसकी लाश के टुकड़े कर रहा था तो वो उसके पास ही बैठकर उसे टुकड़े होते हुए देख रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में 22 जून 2021 को पुलिस तमाम सबूतों के साथ
साजिद सहित दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेती है और उनके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करने में लग जाती है और एविडेंस भी इकट्ठा करती है, जैसे कि छुरी उसका जिससे उसको काटा गया, और हसमत के दोस्त जिससे उसने गाड़ी ली, और गाड़ी का मालिक, वो बॉक्स, और वॉशरूम में लगे कुछ खून के छींटे। ऐसे बहुत से सबूत साजिद के खिलाफ पेश करने के लिए और सजा दिलाने के लिए काफ़ी थे। इन तीनों के खिलाफ लाश को निपटाने और सबूत को मिटाने के जुर्म में अभी भी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। और जूही के जो 1 और 2 साल के 2 बेटे थे, उन्हें अपने नाना और नानी के पास भेज दिया जाता है। इस घटना में हम कह सकते हैं कि पुलिस की टीम ने बहुत ही समझदारी और छोटे छोटे क्लूज के आधार पर मुजरिम का पता लगवाती है और उसे सराखों के पीछे करती है। तो वो काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हम प्यार, रिश्तेदार, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और सच्ची घटना के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मुझे भी एक हौसला मिले कि मैं आपके सामने और भी ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके सामने ला सकूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।